नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न सिविल में। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइल इंस्टॉलेशन के मेथड्स के ऊपर मैं लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके हाजिर हूं ये वीडियो। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि फ्लोर टाइल कैसे लगाते हैं और इसमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि क्या क्या प्रोसीजर्स होता है। तो आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, बट आपको उसका पूरा प्रोसीजर नहीं पता होगा कि वो टाइल लगाने में कि उसकी प्रोसीजर क्या है स्टार्ट टू एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा टारगेट है इसमें, तो सबसे पहले वो सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं जो थियोरेटिकल तो पढ़ रहे हैं बट उन्हें प्रैक्टिकल अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो फील्ड में जाने के बाद उनमें काफ़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। सेकेंडली, जो परस्यूइंग इंजीनियर्स हैं जो स्टार्टिंग में अभी जूनियर इंजीनियर्स या फिर एज ए ट्रेनिंग काम कर रहे हैं किसी साइट्स के ऊपर में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ से उन्हें सारी चीज़ A to Z पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और विद मतलब साइट पिक्चर्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से ये कोई फ़ोटोज़ गूगल वगैरह से नहीं लिए गए हैं। तो सारे जो प्रैक्टिकली खुद के जो मैंने अपने साइट पे काम किया है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने ये पूरा वीडियो आज देख लिया है तो एटलीस्ट आप टाइलिंग के वक्त में मास्टर बन जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो अपना घर बनाने वाले हैं या फिर फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ टाइलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में लगनी ही लगनी है। तो अगर आप इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं तो आपके जब ठेकेदार काम करेंगे तो आपको भी पता होगा कि वो राइट प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आप पूरा इसका नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फ्लोर टाइल इंस्टॉलेशन वर्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि जब हम फ्लोर की टाइलिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चेकलिस्ट्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो टोटल जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो 11 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये 11 चीज़ें फॉलो कर ली तो मैं 101% श्योर हूँ कि आपकी क्वालिटी जो है A क्लास की हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, और आप एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे दिखेंगे। जो जूनियर इंजीनियर्स या जो नए बच्चे अभी हैं फील्ड के अंदर में, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करवाते हैं तो आपकी साइट का वो जो वर्क है वो A1 क्वालिटी का होएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप ये ज़रूर ज़रूर जो 11 पॉइंट्स हैं इसको फॉलो कीजिए साइट के ऊपर, और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, इवन जो लेबर्स या मेसन्स होते हैं उन लोगों को ये चीज़ फॉलो करने के लिए बताइए आप। तो पहला पॉइंट्स इसमें आता है कि प्रिपरेशन ऑफ टाइलिंग एरिया। तो प्रिपरेशन ऑफ टाइलिंग एरिया का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे आपको टाइल लगानी है, सपोज़ आपके पास में एक फ्लैट है और आपको फ्लैट में टाइल लगानी है, तो पहले आपको क्या करना है कि जो स्लैब एरिया है उसका, यानी कि जो कंक्रीट का जो स्लैब होता है हमारा, उसमें देखना है कि कोई भी प्लास्टर का जो रिमेंस होता है, रिमेंस मतलब जो मोटर जो गिर जाता है और बाद में जो स्लैब के ऊपर में बैठ जाता है, क्योंकि सीमेंट उसके अंदर में होती है। तो उस टाइम पे अगर मेसन वगैरह ने वो उस टाइम पे साफ़ नहीं किया रहेगा तो क्या होएगा, वो अभी हार्ड बन चुका होगा। तो हार्ड बनने की वजह से जो उसकी जो लेयर है वो एक समतल मतलब लेवल में नहीं होएगी पूरे फ्लैट की। तो ये पहला रूल है कि पूरे फ्लैट का जो स्लैब हमको कंक्रीट वाला हिस्सा दिखना चाहिए और वो भी पूरा प्लेन। तो इसके लिए अगर आपको टाँचा मारना पड़ता है या छेनी हथौड़े से निकालना पड़ेगा या फिर हो सकता है कई बार ग्राइंडर भी लगाना पड़ जाए, तो वो चीज़ आपको पहले करनी है। ठीक है, विदाउट फेल, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सेकेंडली, कि जो हमारा मटेरियल उसमें आएगा, यानी कि सीमेंट और सैंड का जो हम बेड बनाते हैं मोटर का, तो वो चीज़ आपने देखनी है कि उसके अंदर कुछ अनवांटेड मटेरियल ना हो, यानी थैली हो गया, कुछ इस तरह का आइटम, प्लास्टिक वगैरह, वो सब नहीं होना चाहिए। तो नीट एंड क्लीन, सिर्फ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है वही वहाँ पे होगा, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड है कि स्टैक ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स एंड सीमेंट एंड सैंड मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि जब आपने फ्लैट के अंदर में टाइल लगानी है तो ऑलरेडी आप इन एडवांस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगनी है आपकी। ठीक है, तो उसके लिए उतना नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब जिस दिन आपका टाइल लगना है उससे या तो एक दिन पहले या फिर मॉर्निंग में मिस्त्री के आने से पहले पहले वो टाइल्स आपके नियर बाई एरिया में, मतलब अगर फ्लैट में लगाना है तो लॉबी के अंदर में वो टाइल्स आपने स्टैक कर देनी है। साथ ही साथ में सीमेंट और सैंड का जो मटेरियल है आपका सूखा जो माल रहेगा वो भी आपने जगह जगह पे डाल देना है, यानी कि जिस कमरे में है वहाँ पे जाके उसका हीप बना देना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है हमारा उसमें क्या बोला गया है कि सीमेंट और सैंड का जो मोटर है, मतलब जो माल हम करेंगे वो 1 से 4 और 1 से 6 के बीच में हम डाल सकते हैं, यानी 1 4 1 5 1 6 का आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप 1 4 का लें। ठीक है,
उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपका आता है वो है प्रिपेयर द मोटर बेड थिकनेस एज़ पर रिक्वायर्ड लेवल। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि टाइल लगाने के लिए जो नीचे हम मोटर का जो बेड बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी थिकनेस एक तो जो है 50 mm से ज़्यादा ना हो, ठीक है। रेयर केस में आप 60 mm 65 mm तक हो सकती है रेयर केस में, बट आपने अवॉइड करना है कि 50 mm से वो चीज़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब थिकनेस रहेगा तो उतनी ही दिक्कत बाद में उस चीज़ में आती है वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद में लेवल जो आपके साइट इंजीनियर्स ने दी हुई है, क्योंकि हम जो करते हैं लॉबी से काउंट करते हैं, लॉबी वगैरह हो गया, ये लिफ्ट का जो डोर हो गया वहाँ उसके रेफरेंस से और जीने के रेफरेंस से हम लोग आते हैं अंदर में, ठीक है। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ मनमर्जी से नहीं लगा देनी है टाइल। अगर आप बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो स्पेशली मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ अभी। तो आपने जो लेवल्स जो इंजीनियर्स ने दिए हुए हैं, साइट इंजीनियर्स ने आपको दिए हुए हैं और आप लोग दोगे, तो वो आपने फॉलो करवाना है वहाँ पे मिस्त्रियों को दिखा के, ठीक है। उसी हिसाब से उसके ऊपर में लेवल के ऊपर में आपके टाइल नहीं लगेंगे। उसके बाद है कि जब आपका सब हो गया, मतलब पूरा माचन वाचन बिछा दिया आपने, उसके बाद आपने टाइल लगाना स्टार्ट करना है। तो टाइल लगाना स्टार्ट क्या करेंगे, आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग होती है उसमें आपका जो आर्किटेक्ट ने मार्किंग की होती है कि किस साइड से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट का जो टाइल है आपका वहीं से ही लगेगा। जैसे ड्राइंग में दिखाया है सेम चीज़ आपने प्रोसीजर फॉलो करना, अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा देना कहीं से भी, बीच में से लगा दिया जी, यहाँ से लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होना। बिकॉज अगर आप जो आर्किटेक्ट ने प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर बाद में एक तो वेस्टेज हो जाएगा, प्लस में जो लुक चाहिए उसको आर्किटेक्ट को वो उसको मिलेगा नहीं, तो रिवर्क का कहानी वहाँ पे बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो ड्राइंग्स में दिया है उसी हिसाब से आपने फॉलो करना है उस चीज़ को। और अगर कोई इंडिविजुअल घर अपना बना रहा है, सपोज़ अगर कोई आर्किटेक्ट को रेफ़र नहीं कर रहा है, अपना कोई घर बना रहा है, विला बना रहा है, तो उस चीज़ में आपने ट्राई करना है कि कोने से स्टार्ट करें, पीछे के कोने से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। और पहले फुल टाइल्स लगाइए, मतलब ताकि वेस्टेज जो है आपका मिनिमम से मिनिमम हो। अब 6 नंबर में क्या है कि फिक्स द टाइल्स एज पर लेवल एंड इंश्योर प्रॉपर एडहेशन विद सीमेंट स्लरी, वेट कैन बी अप्लाइड वेर एवर नीडेड। इसके अंदर क्या है कि वही बताया जो मैंने आपको डिस्कस किया कि लेवल के हिसाब से पूरा टाइल्स आपकी फिक्स होंगी। साथ में क्या होएगा कि सीमेंट स्लरी जो आपने बराबर मात्रा में डालनी है वहाँ पे जब फिक्स करते हैं मोटर के ऊपर में, ताकि जो टाइल्स है वो आपकी बराबर से चिपक जाए वहाँ पे। और कई बार क्या होता है कि जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड जो टाइल्स आती हैं तो उसमें क्या होता है 1 mm 2 mm का फ़र्क हो जाता है कई बार, ठीक है। मैक्सिमम तो नहीं होता, लेकिन कुछ टाइलें ऐसी होती है जिनकी थिकनेस में कुछ फ़र्क हो जाता है, जिसके कोने वगैरह बराबर नहीं आते। तो उस केस में क्या होगा कि दो टाइल के जो जॉइंट्स हैं वो मैच नहीं होंगे, एक टाइल थोड़ी सी ऊपर दिखेगी, आपको एक खटकी सी नज़र आती है हल्की सी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, वेट रखते हैं, और वो रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनिशियल पीरियड में वो सेट हो गया, अदरवाइज़ बाद में एक बार वो अगर आपने नहीं दबाया उस चीज़ को तो हमेशा ही आप देखेंगे कि जब आप फ्लैट में रहने भी आएंगे तो कई बार आप ऐसे नंगे पैर चलते हैं तो आपको पैरों में वो आपको ऑलरेडी दिखेगा कि खटकी सी है वो चीज़ दोनों जॉइंट्स के बीच में, तो बाद में वो करना बहुत मुश्किल है। और सेवन्थ है कि अगले ही दिन आप स्कर्टिंग लगा सकते हैं। एक बार आपका टाइल लग गया तो अगले दिन ही आप स्कर्टिंग लगवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्यूरिंग करना है उसको 1 या 2 दिन, 2 दिन तक कर दीजिए आप उसको, ठीक है, क्योंकि सीमेंट जहाँ पे है तो क्यूरिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। और फाइनली आपका जब स्कर्टिंग वगैरह लग के पूरा रेडी है और फिर आपने एसिड वॉश करना है उसका। एसिड वॉश किस लिए किया जाता है कि जो आपके जॉइंट्स वगैरह में सीमेंट वगैरह जो फंसी होती है तो वो नॉर्मल पोंछा वोंछा लगाने से या फिर धोने से नहीं निकलेगी, तो उसके लिए एसिड वॉश ही करना पड़ता है आपको। और फाइनली एसिड वॉश के बाद ग्राउटिंग, जो आपके जो जॉइंट्स हैं उसको भरने के लिए। और जो ग्राउट होता है वो एक टाइप से एडेशन का काम भी करता है, प्लस में आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें धूल मिट्टी वगैरह जमा नहीं होने देता उस चीज़ को। और एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको फिजिबिलिटी देता है टाइल्स की, वो चीज़ उसकी जो लाइफ टाइम है उसको बढ़ा देता है वो चीज़। मतलब बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक बार जॉइंट्स खुलेंगे नहीं जल्दी आपके। उसके बाद होता है डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि एक गहराई से सफाई करना उस पूरी फ्लैट की, और फाइनली उसको हैंड ओवर करना होता है। तो अभी ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, मैं एक एक करके विद पिक्चर्स, ये एक्चुअल पिक्चर्स है मेरे साइट के, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको और ब्रीफली और डिटेल में जो है उसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो चीज़ कैसी होती है पॉइंट वाइज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, प्रिपरेशन ऑफ टाइलिंग एरिया। अब इसमें देखिए फर्स्ट फोटो में आप देखेंगे तो लड़का जो है वो मोटर जो होता है अपना, जो प्लास्टर के बाद कुछ मोटर वगैरह जो बचता है तो वो उस टाइम पे इन्होंने साफ़ नहीं किया हुआ था, वो बचा हुआ है, अभी उसको पूरा निकालना पड़ रहा है ये चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूँगा अपने साइट इंजीनियर्स को जो हैं
कि जैसे ही आपका प्लास्टर या ब्रिक वर्क का काम होता है तो डेली इवनिंग में सबसे पहले आप ये सफाई ज़रूर करवाइए ताकि ये रिवर्क ना हो वहाँ पे। सेकेंडली ये देखिए, अभी स्कर्टिंग के लिए ये जो लड़का कर रहा है बीच वाली फ़ोटो में, तो क्या है कि नीचे का जो एरिया जहाँ पे स्कर्टिंग लगेगी तो वो थोड़ा सा अनइवन है, तो उसको लेवल करने के लिए वो कर रहा है, वो छेनी थोड़ी सी कर रहा है, क्योंकि जब आपकी स्कर्टिंग लगेगी तो अंदर बाहर हो जाएगी, तो उसको एक सरफेस के लिए उसको लेवल में तोड़ना पड़ेगा नीचे में, तो वही वो कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए तीसरे फोटो में आपको दिख जाएगा कि तकरीबन तकरीबन अभी हमारी सरफेस एक बराबर हो चुकी है। तो अभी ये चीज़ इस तरह का क्लीन चाहिए आपको माल डालने से पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ टाइलिंग एरिया। अब सेकंड क्या था हमारा, स्टैक ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, सीमेंट, सैंड एंड मटेरियल। अभी देखिए इस तरह से आपकी टाइलिंग जो है ना स्टैक होनी चाहिए, कभी भी हॉरिजॉन्टली एक के ऊपर एक मत रख देना, क्योंकि उसमें टाइलिंग एक तो डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी ही तरह से आपकी वर्टिकली ही स्टैक होंगी टाइल्स कभी भी। ये देखिए यहाँ पे सेम जो है सीमेंट और सैंड का भी वो माल उसने एक जगह पे बना के रख दिया है जहाँ पे उसको काम करना है। तीसरा उसने जो हमने बताया कि 1:4 के रेशियो में सीमेंट से सैंड का जो है, या जो चाल बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ जो फाइनल जो सैंड को हम छानते हैं उसके बाद जो बचता है उसको चाल बोलते हैं, और ये टोटल पूरे चीज़ को बोलते हैं माचन। तो अभी इसी उसको पूरा फैला देगा एक लेवल के हिसाब से, ठीक है। पानी मिलाने से पहले पूरा एक बार उसको फैला लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिपेयर दी मोटर बेड थिकनेस एज पर रिक्वायर्ड लेवल। अब जो लेवल दिया गया है उसको मिस्त्री को, उसके हिसाब से पूरा माचन बनाएगा। ये जो बना रहा है ना पानी डालने के बाद, इसको बोलते हैं माचन। इस तरह का बनाना पड़ता है बेड। इसको मोटर बेड भी बोल देते हैं, माचन भी बोल देते हैं, या फिर आपके लोकल लैंग्वेज में कुछ और होता होगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से बेसिकली वो एक उसको रेडी कर लेता है एक प्लेटफॉर्म टाइप में, जहाँ पे इसको टाइलें बैठानी होती है लेवल के हिसाब से। अब ये देखिए एक एंड से स्टार्ट कर रहा है माचन बिछाने के बाद में, वो एक अभी जो टॉप लेवल है यानी कि टाइल का टॉप और जो लेवल है वो सेम लेवल में आएगा, उसी हिसाब से वो चीज़ रहेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर टाइल के नीचे में एक एरो का निशान बना होता है, तो उसी एरो के हिसाब से ही टाइलें आपके लगेंगी, यानी कि सारी जो टाइलें हैं उनका एरो एक ही साइड में होना चाहिए। ये एक प्रोसीजर है, आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कोई भी टाइल ले लेना आप, विट्रीफाइड टाइल 2x2 का जो भी है, और उसके नीचे में देखना पलट के आपको एक एरो का निशान देंगे, तो एरो का निशान इंडिकेट करता है कि आपको उसी डायरेक्शन में ही टाइल को लगाना है। एक ही डायरेक्शन में सारे एरो होने चाहिए सब टाइल्स के। ये देखिए आपका अभी फ्लैट में टाइल्स लग के रेडी हो गई है इस तरह से, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स में कुछ ऊपर नीचे था तो इस मिस्त्री ने यहाँ पे वेट भी रखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको वेट का। अब देखिए इस तरह से ये और कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये शॉप है ऊपर वाले, ये नीचे का फ्लैट है। अब देखिए नेक्स्ट डे जो है उसने यहाँ पे स्कर्टिंग भी लगा दिया पूरा, आप देख सकते हैं दोनों फोटोज़ में, लेफ़्ट में और राइट में, ठीक है। तो स्कर्टिंग आप नेक्स्ट डे ही लगवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्यूरिंग, क्यूरिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सीमेंट है हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका क्यूरिंग ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। बट ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है कि आपको 6-7 दिन करना है, आप हार्डली 2 या 3 दिन करेंगे तो भी वो इनफ हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा एसिड वॉश। आपका जब स्कर्टिंग हो गया सब कुछ पूरा टाइलिंग हो जाएगा तो आपको एसिड वॉश कराना पड़ेगा। एसिड वॉश क्या है, वही जॉइंट्स में जो सीमेंट वगैरह फंसा होता है जो नॉमिनल वॉश से अपना नहीं निकलेगा, तो एसिड वॉश उसके लिए यूज़ करते हैं। ये स्कोप कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। ये देखिए अब एसिड वॉश होने के बाद में जो मिस्त्री है वो जॉइंट्स को क्लियर करेगा और उसको खोलता है थोड़ा थोड़ा जॉइंट्स को वो, ताकि ये ग्राउट है ये ग्राउट उसके अंदर जा सके। तो आपने उस मिस्त्री को बोलना है कि सब जॉइंट्स वो हल्के हल्के खोलेगा तभी ये माल जाएगा उसमें, अदरवाइज ऊपर से लगा देगा तो ग्राउट आपका वैसे भी निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको लगाने का। तो जो जॉइंट्स होता है उसको खुलवाइए। और ये माल जो है ग्राउट का ये एपॉक्सी का होता है तो ये अंदर जाना चाहिए। तो इसका एक पर्पज़ यही है कि एक तो ये आपस में बॉन्डिंग एजेंट है, दूसरा जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके ये जो जॉइंट्स हैं वो निकलेंगे नहीं। नॉर्मली जो आपके सीमेंट वगैरह भरी होती है, अगर आपने ये नहीं लगाया तो जैसे जैसे आप उसमें पोंछा मारते हैं या फिर धोते हैं उस फर्श को, तो वो जो जॉइंट्स में से जो माल होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बाद में उसमें धूल मिट्टी जमा होने लग जाती है। तो फिर आपको खुद भी दिखता है कि वो चीज़ सफाई नहीं होती है, फिर गंदा दिखता है फर्श आपका। उसके बाद ये देखिए फाइनल डीप क्लीनिंग एंड कंप्लीशन। अभी ये देखिए वही फ्लैट है जो मैंने फ़ोटो आपको दिखाए थे, ये वही फ्लैट है। ये सिर्फ बाद में एसिड वॉश और डीप क्लीनिंग कर दिया है, तो किस तरह से इसकी क्वालिटी दिख रही है आपकी। अब देखिए इसको दोस्तों, ये देखिए दिस इज़ द क्वालिटी, फाइनल क्वालिटी। अगर आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो मैंने बताया है, तो आप जो फ्लैट्स डिलीवर करेंगे अपने क्लाइंट को तो वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हो जाएंगे और आपको भी खुद सेटिस्फेक्शन होगा उस चीज़ को।
एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक चीज़ हमको डिफ़र करती है कॉन्ट्रैक्टर लोगों से या ठेकेदारों से, वो ये है कि हम इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स का काम होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करके रखना किसी भी हालत में। तो मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी जो काम करते हैं पूरा प्रोसीजर के साथ में, चेकलिस्ट के साथ में फॉलो कीजिए, ताकि आपको खुद आपके काम पे प्राउड हो। तो दोस्तों ये था पूरा चीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई डाउट हो तो भी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों।